स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अपना रावपुरा विधानसभा लोकलाडीला उम्मीदवार, अपना पूर्व मेयर, पूर्व सांसद, पूर्व प्रदेश महामंत्री અને રાવપુરા વિધાનસભાના લોકલાડીલા આપણા ઉમેદવાર શ્રી બાળકૃષ્ણભાઈ શુક્લ, બાળુભાઈ શુક્લના પ્રચાર અર્થે આપણા ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ આદરણીય શ્રી જગત પ્રકાશજી નડ્ડાજી આપણી વચ્ચે અહીં ઉપસ્થિત છે, ત્યારે હું સૌપ્રથમ મહાનગરના આપણા અધ્યક્ષ ડોક્ટર વિજયભાઈ શાહ, તેમની ટીમ, સંગઠનની ટીમ, આપણા આદરણીય રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નડ્ડાજીનું સ્વાગત કરે। એના પછી आदरणीय अपना सांसद श्रीमती रंजनबेन भट्ट पण खेस पहेरावी स्वागत करे छे। हूँ अपना महानगरना अध्यक्ष डॉक्टर विजयभाई शाह ने विनंती करूँ कि खूब ज मोटी संख्या में आप सौ कार्यकर्ता मित्रों, भाईओ, मतदारों अहीं उपस्थित है, त्यारे आप सौनु स्वागत प्रवचन करे। डॉक्टर विजयभाई। बड़ौदा महानगर के लिए आज बड़े गौरव की बात है। पूरे राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो हमेशा मार्गदर्शन करते रहे हैं, जिन्होंने पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री की भी जवाबदारी केंद्र सरकार में बखूबी निभाया है, वैसे हमारे सब कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक हमारे बीच में आज बड़ौदा महानगर में उपस्थित है। बड़ौदा महानगर की ओर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का हृदयपूर्वक स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी, हमारे बड़ौदा के हमारे अपने और प्रदेश के हमारे महामंत्री श्री भार्गव भाई भट्ट जी, बड़ौदा के मातृतुल्य हमारे सांसद श्रीमती रंजनबेन, जो उम्मीदवार के लिए आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ौदा में आए हैं, बड़ौदा शहर के पूर्व सांसद, बड़ौदा शहर के पूर्व मेयर, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री माननीय श्री बालकृष्ण भाई शुक्ल, यही विधानसभा के हमारे राज्य सरकार के मंत्री, हमारे रावपुरा विधानसभा के धारासभ्य श्री राजेंद्र भाई त्रिवेदी, हमारे राष्ट्रीय महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योतिबेन पंड्या, विशेष तौर पे आज हमारे बीच में उपस्थित राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री प्रेम शुक्ला जी, बड़ौदा के सयाजीगंज विधानसभा के हमारे माननीय धारासभ्य श्री जितेंद्र भाई सुखड़िया जी, हमारे अकोटा विधानसभा के माननीय धारासभ्य श्रीमती सीमाबेन मोहिले जी, मेरे टीम के मेरे साथी जिनके माध्यम से आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी का स्वागत हुआ, ऐसे हमारे टीम के सभी 21 होद्देदार जिनको आज 2 साल पूर्ण हो रहा है, उसमें मेरे साथी महामंत्री श्री सुनील भाई सोलंकी जी, जशवंत सिंह जी सोलंकी, राकेश भाई सेवक जी, रावपुरा विधानसभा के हमारे इंचार्ज श्री मिनेश भाई पंड्या और रावपुरा विधानसभा क्षेत्र से पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी शुभेच्छक, सभी समर्थक, आप सबका बड़ौदा महानगर की ओर से मैं फिर से एक बार हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। माननीय नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन पूरे देश में सबसे पहली बार आयुष्मान कार्ड योजना की यदि किसी ने शुरुआत की है तो इनका श्रेय
ये हमारे माननीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को जाता है। आज पूरे देश में 40 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या को 5 लाख तक की आयुष्मान कार्ड योजना, जिसको हम पीएम जय योजना भी बोलते हैं, स्वास्थ्य मंत्री बनने के बराबर 7 महीने के समय में इन्होंने ये योजना, जो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना बनाई है, बड़ौदा के सभी हमारे कार्यकर्ता, पूरे गुजरात प्रदेश के सभी कार्यकर्ता, पूरे देश के सभी जनसंख्या के माध्यम से माननीय श्री जेपी नड्डा जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। हम आज यहां इकट्ठे हुए हैं रावपुरा विधानसभा के हमारे उम्मीदवार श्री बालकृष्ण शुक्ल जी के समर्थन में। आज यहां पर सब आए हैं। बालू शुक्ल के नाम से जाने जाते हैं। बड़ौदा में सभी लोगों से इनका परिचय 15-20 साल से ज्यादा पुराना है। पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने काम की शुरुआत की, अलग अलग दायित्व के माध्यम से जिन्होंने पार्टी में कॉरपोरेटर का चुनाव 2005 में लड़ा, 2007 में जो बड़ौदा शहर के माननीय मेयर बने, 2009 में जो बड़ौदा के माननीय सांसद के रूप में बड़ौदा का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया, और उसी समय उनको बड़ौदा की ओर से मध्य गुजरात के महामंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी में काम करने का अवसर मिला। ऐसे हमारे बालू भाई शुक्ल हमारे रावपुरा विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। आप सबकी ओर से मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बड़ौदा का यह रावपुरा विस्तार, जिसमें बड़ौदा के 4 दरवाजे के सभी विस्तार का समावेश होता है। पुराना बड़ौदा यदि किसी को बोला जाए तो ये रावपुरा विधानसभा के अंदर समाविष्ट ये 4 दरवाजे के बीच का विस्तार, ये बड़ौदा शहर पुराना बड़ौदा शहर है। और आप जानते हैं कि सयाजीराव गायकवाड़ की ये नगरी है। जिस तरह से इन्होंने ये पूरे बड़ौदा शहर का विकास किया है, जिस तरह से इन्होंने बड़ौदा शहर में पहली बार महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का स्थापना किया, कहते हुए खुशी होती है कि पूरे देश में ये एक ही यूनिवर्सिटी ऐसी है जो यूनिवर्सिटी में सबके लिए, खास तौर के महिलाओं के लिए यहां पर पढ़ाई ये कंपलसरी भी थी और ये फ्री भी एजुकेशन ये हमारे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के माध्यम से हुआ। पूरे राज्य में इंग्लिश में जो यूनिवर्सिटी बच्चों को शिक्षण देती है, ऐसी ये पहली यूनिवर्सिटी वाला ये नगर है। हमारे नगर को शिक्षा की नगरी माना जाता है, हमारे नगर को कला की नगरी माना जाता है, पूरे राज्य का यह सांस्कृतिक पाटनगर है। ऐसे रावपुरा विधानसभा विस्तार के हमारे माननीय उम्मीदवार श्री बालूभाई शुक्ला यह विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से भी ज्यादा मत से जीते, ये एक संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा महानगर काम कर रहा है। आप सबका हमें समर्थन चाहिए और इसीलिए आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ौदा में आज यहां उपस्थित है। पूरे देश में स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद यदि सबसे पहला इन्होंने कोई सोच किया तो ये माता और बच्चों के लिए किया। जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से पूरे देश में सभी महिला और सभी बच्चे, इनका ध्यान रखा जाए। इनको स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई जरूरत हो तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार के माध्यम से इनको सभी सुविधा मिले, ये चिंता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी ने किया। और जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद में आपने देखा है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का व्याप बढ़ता रहा है। आज हमारे प्रदेश के प्रमुख माननीय श्री CR पाटिल जी के माध्यम से जो पेज समिति का संकल्प शुरू हुआ, उसको पूरे देश में लागू करने का इन्होंने संकल्प किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी का भी हम ये जगह से, बड़ौदा की ये पुण्य भूमि से हम आभार व्यक्त करते हैं। बड़ौदा महानगर में 2012 में राजू भाई त्रिवेदी, राजेंद्र भाई त्रिवेदी यहां के उम्मीदवार थे। 50,000 मत की लीड से वो अपने सामने के उम्मीदवार के परास्त करके पहली बार विधानसभा में गए। 2017 में फिर से वो हमारे उम्मीदवार बने, जो अभी हमारे धारासभ्य भी है, मंत्रीश्री भी है। दूसरी बार भी इन्होंने वही लीड चालू रखी और ये दूसरी बार भी हमारे सामने के उम्मीदवार को परास्त करके
राजेंद्र भाई त्रिवेदी हमारे माननीय धारासभ्य राज्य सरकार में मंत्री बने। और आज बड़ौदा के रावपुरा विधानसभा के जो हमारे कार्यकर्ता यहां पर बैठे हैं, ये विस्तार के जो सभी नगरजन यहां पर उपस्थित है, इनके माध्यम से हम संकल्प करते हैं कि आने वाले 5 दिसंबर 2022 को जब हमारा चुनाव का दिन है, हमारे यहां बैठे हुए सभी कार्यकर्ता और रावपुरा विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता और नगरजनों के माध्यम से हमारे माननीय बालू भाई शुक्ला 50,000 की लीड को दूसरी 50,000 की लीड के साथ जोड़कर 1 लाख मत से रावपुरा विधानसभा क्षेत्र में वो यहां पर विजयी बनेंगे। 8 दिसंबर को जब परिणाम मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी का कमल यहां खिलेगा। यही कामना के साथ आप सब यहां पर बड़ी संख्या में उपस्थित है, आप सबका भी भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा महानगर की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं। अस्तु, वंदे मातरम। ખૂબ ખૂબ આભાર વિજયભાઈ। હું મહાનગર સંગઠનની ટીમને વિનંતી કરું છું કે આપણા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાજીનું હાર્દિક સ્વાગત કરે। ભાર્ગવભાઈ ભટ્ટ આપણા પ્રદેશના મહામંત્રી, ડોક્ટર વિજયભાઈ શાહ મારા સાથી મહામંત્રીશ્રીઓ। ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, વંદે વંદે। ખૂબ ખૂબ આભાર। આપણા રાવપુરા વિધાનસભાના ધારાસભ્યશ્રી, સરકારના મંત્રી શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદી, આપણા સિનિયર ધારાસભ્ય શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ સુખડિયા, એવા જ આપણા ધારાસભ્ય અકોટાના શ્રીમતી સીમાબેન મોहिले, આપણા ઇન્ચાર્જ શ્રી મિનેશભાઈ, આપણા રાષ્ટ્રીય ઉપપ્રમુખ ડોક્ટર જ્યોતિબેન પંડ્યાને વિનંતી કરું કે તેઓ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આપણા પ્રદેશ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નડ્ડાજીનું સ્વાગત કરે। ભારત માતા કી, ભારત માતા કી। જ્યાં કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે વોર્ડ નંબર 7 છે। વોર્ડ નંબર 7ના પ્રમુખ શ્રી અનિલભાઈ, મહામંત્રી શ્રી કિરણભાઈ, શ્રી હિતેશભાઈ રાણા, આપણા આ વોર્ડના કોર્પોરેટરશ્રીઓ, શિક્ષણ સમિતિના સદસ્યશ્રી, તેઓ આપણા રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી શ્રી વિનોદ તાવડેજીનું હાર્દિક સ્વાગત કરે। ભારત માતા કી, ભારત માતા की। આપણા લોકલાડીલા ઉમેદવાર શ્રી બાળુભાઈ શુક્લને વિનંતી કરું કે આપણા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રીનું મોમેન્ટો આપીને સ્વાગત કરે। ભારત માતા की। મારા સાથી મહામંત્રી શ્રી જસવંતભાઈ, શ્રી રાકેશભાઈને વિનંતી કરું કે ભાર્ગવભાઈ ભટ્ટનું ખેસથી સ્વાગત કરે। જય। આપણા રાવપુરા વિધાનસભાના આપણા લોકલાડીલા ઉમેદવાર અને તેમના પ્રચાર અર્થે છેક દિલ્હીથી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે નડ્ડાજી, ત્યારે આપણા ઉમેદવાર શ્રી બાળુભાઈ શુક્લાને વિનંતી કરું કે ઉપસ્થિત આપણા સૌ કાર્યકર્તાઓ, મતદારો, શુભેચ્છકોને આપ માર્ગદર્શન કરો। भारत माता की, भारत माता की। आज वडोदरा शहर में रावपुरा विधानसभा तमाम कार्यकर्ताओं ने, नगरजनों ने संबोधन करवा माटे अने मार्गदर्शन करवा माटे आपणी वच्चे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी करोड़ों कार्यकर्ताओं मार्गदर्शक, पथदर्शक
અને જેમને સંગઠનમાં અનેકવિધ નવા પ્રયોગો કરીને પેજ સમિતિ સુધીના કાર્યકર્તાઓને ખૂબ સક્રિય કર્યા છે એવા જગત પ્રસાદ નડ્ડાજી, સાથે આપણા રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી વિનોદ તાવડેજી, વર્ષોથી એટલે કે મારા નાનપણથી જેમની સાથે મેં કામ કરેલું છે, જેઓ મારા માર્ગદર્શક રહ્યા છે એવા પ્રદેશના મહામંત્રી શ્રી ભાર્ગવભાઈ, આપણા લોક લાડીલા સાંસદ મારા મોટાબેન રંજનબેન, વડોદરા શહેરના અધ્યક્ષ અને મારા મિત્ર ડોક્ટર વિજયભાઈ, રાજ્ય સરકારના મંત્રી, ધારાસભ્યશ્રી અને જેના માર્ગદર્શન હેઠળ આપણે રાવપુરા વિધાનસભાની ચૂંટણી લડી રહ્યા છે તેવા રાજેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદીજી, છેલ્લા 50-60 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું સિંચન કરીને કાર્યકર્તાઓને ઘડનાર એવા વડોદરાના સિનિયર મોસ્ટ કાર્યકર્તા અને ગુજરાત પ્રદેશના નેતા ધારાસભ્ય શ્રી જીતુભાઈ સુખડિયા, મારા બેન સીમાબેન, સાથે ખાસ આ કાર્યક્રમ માટે અત્રે આવેલ પ્રેમભાઈ શુક્લાજી, અમે તો આમ નામથી ભાઈ જ છે પણ રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા છે આપણા સુનિલભાઈ જસવંતસિંહજી, રાકેશભાઈ, અને અત્રે ઉપસ્થિત મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ, ભાઈઓ બહેનો અને નગરજનો, ખરેખર આજનો દિવસ એ વડોદરા શહેર માટે ખૂબ મહત્વનો છે. કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં કોઈ પણ ચૂંટાયેલા કાર્યકર્તા કે નેતા કરતા પણ संगठन पद सर्वोच्च है और मेरे लिए और पूरे बड़ौदा वासियों के लिए ये परम भाग्य की बात है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी पंडित दीनदयाल जी के पद चिन्हों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों युवाओं को, कार्यकर्ताओं को एक ऐसा मार्गदर्शन दिया जा रहा है जिनके से कि हर कार्यकर्ता अब धीरे धीरे खुद नेता बनने लगा है. ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब यहाँ नड्डा जी यहाँ है तो मैं हमारे विस्तार के और बड़ौदा शहर के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ओर से उनको अभिवादन करता हूँ, उनका मैं स्वागत करता हूँ और आभार मानता हूँ. 1995 से बड़ौदा शहर में भारतीय जनता पार्टी का शासन है. 1995 से हर चुनाव, फिर वो पार्षद का हो, विधानसभा का हो या सांसद का हो, रिकॉर्ड वोट से हम जीते जाते हैं. जैसे कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला अगर कोई है तो वो गुजरात है, तो वैसे ही गुजरात की अगर हम प्रयोगशाला समझे तो ये बड़ौदा शहर है. इसलिए कि यहां से कुछ चीजें ऐसी बनी है कि वो सीमा चिन्ह हो गई है. जैसे कि यही की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जब माननीय जीतूभाई सुखड़िया अध्यक्ष थे तब राजनीति में महिलाओं का आरक्षण पहली बार भारतीय राजनीति में अगर कहीं लिया गया हो, एक राजकीय प्रस्ताव अगर पारित किया गया हो तो बड़ौदा शहर से किया गया है. हम सभी जानते हैं कि बड़ौदा ये गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी है और हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि यहां से नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में यहां से चुनाव लड़ा था, क्योंकि बड़ौदा उनका कर्म क्षेत्र है. संघ के प्रचारक की उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अपने जीवन में निभाई, उसकी शुरुआत भी बड़ौदा से हुई थी. बड़ौदा शहर के हर कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं और हर कार्यकर्ता को वो मिलते हैं. अभी 2 दिन पहले यहाँ आए थे, आपको पता है, मीडिया में हमने सुना, देखा कि ऐसे जो उनके पुराने सहयोगी थे उनके साथ उन्होंने गपशप की. हर कार्यकर्ता को नाम से जानना, और यहाँ जो मीडिया के मित्र है वो सभी को नाम से जानते हैं. और नरेंद्र भाई मोदी जी की जो एक यानी खासियत है, यूएसपी है,
कि यहाँ के पत्रकार मित्र भी उनसे फोन पे बात कर सकते हैं और छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी कर सकते हैं। तो इसी पुण्य भूमि पर मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और विनोद तावड़े जी का बहुत स्वागत करता हूं और उनका अभिवादन करता हूं। अस्ते भारत माता की जय, वंदे मातरम। ખૂબ ખૂબ આભાર બાળુભાઈ। આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી જે પ્રકારે જે સૂત્ર લઈને આગળ વધી રહી છે એમાં આજે જે પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન હતું એનો પ્રચાર આજે પૂર્ણ થયો। એવી જ રીતે આપણી તારીખ 5 તારીખ છે। આપણા ઉમેદવાર શ્રી બાળુભાઈ શુક્લે તેમનો ક્રમાંક 2 છે। ને જે પ્રકારે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સૂત્ર લોન્ચ કર્યું છે એ આપણે સૌ અહીં દોહરાવવાનું છે। ભરોસાની આ ગુજરાત। ખૂબ ખૂબ આભાર। સંસ્કારી નગરી, કલા નગરી, શિક્ષણની નગરી, સયાજી નગરી વડોદરા શહેરમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ श्री जेपी नड्डा जी आज अहींया रावपुरा विधानसभा अपना भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार श्री बाळुभाई शुक्ल ने समर्थन माटे विजय संकल्प जनसम्मेलन ने संबोधन करवा माटे पधार्या छे। त्यारे समग्र वडोदरा शहरना सौ कार्यकर्ताओं तरफथी माननीय श्री जेपी नड्डा जी को मैं विनंती करूंगा कि ये आप सबको आज मार्गदर्शन करें। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री विनोद तावड़े जी, हमारे महामंत्री गुजरात प्रदेश के श्री भार्गव भाई भट्ट जी, हमारे विजय भाई शाह जी जो अध्यक्ष हैं वडोदरा शहर के, श्रीमती रंजन बेन भट्ट जी जो सांसद हैं यहाँ से, लोकप्रिय सांसद, और संसद में मेरे साथ मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है, श्री राजेंद्र भाई त्रिवेदी जी जो मंत्री और विधायक हैं, हमारे श्री बालकृष्ण शुक्ला जी जो प्रत्याशी हैं रावपुरा से, जिनके लिए मैं चुनाव के सभा में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, श्री जितेंद्र भाई सुखाड़िया जी विधायक, श्रीमती सीमाबेन मोहले जी जो विधायक हैं, डॉक्टर ज्योतिबेन पांड्या जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा, और अभय सिंह भाई जी जो डायरों का सादर किया उन्होंने, हमारे प्रेम शुक्ला जी जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में देवी और सज्जनों, और मेरे युवा साथी, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। मुझे आज विश्वामित्र नदी के तट पर बड़ौदा शहर में आने का सौभाग्य मिला है, और यह संस्कृति की नगरी, यह शिक्षा की नगरी, ये विकास की नगरी, ऐसी नगरी में मुझे आने का मौका मिला है। सबसे पहले तो मैं यहाँ की प्रबुद्ध जनता को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। मित्रों, आप सब लोग यहाँ आए हैं मेरी बात को सुनने के लिए, लेकिन मैं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से इस बात को समझ गया हूं कि जो मैंने बोलना है उसको आपने पहले ही मान लिया है। इसलिए अब जो मेरा बोलना है वो बोलने के लिए बोलना है। आपने तो मन बना ही लिया है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें जरूर आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको गुजरात की धरती पर जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
ये संतों की धरती है, ये शूरवीरों की धरती है, ये शेरों की धरती है, ये समाज सुधारकों की धरती है और ये राष्ट्र को दिशा देने वाली धरती है। और मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, अगर महात्मा गांधी ने देश को आजादी के लिए प्रेरित किया तो 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़ करके मजबूत भारत बनाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और अमृत काल में नया भारत का निर्माण करने का काम हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हो रहा है। इसलिए हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं, शब्दों में नहीं, कर्मों में। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें उस धरती से आने का मौका मिलता है और ये जहां से मोदी जी ने खुद वडोदरा की धरती से देश की राजनीति में अपनी शुरुआत की, उसकी गंगोत्री भी वडोदरा है, यह भी हमको याद रखना चाहिए। ऐसे स्थान पर आने का मुझे सौभाग्य मिले, ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं और चुनाव की दृष्टि से कुछ बातें आपके साथ जरूर करना चाहता हूं। मित्रों, क्या होता है, ये उजाले का महत्व तब तक है जब तक हम अंधेरे को पहचानते रहें। अगर हमें अंधेरा का त्रासदी न समझ में आएगी तो उजाले का महत्व समझ में नहीं आएगा। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजनीति में आपके द्वारा क्या ताकत दी जाती है। आप चुनाव में कमल के निशान का बटन दबाते हैं, वह सिर्फ बटन नहीं दबता है, वह करोड़ों लोगों की किस्मत को बदलने का रास्ता बनता है। यह हमको समझना चाहिए। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं 1993 से विधायक हूं, 1993 से। यहां त्रिवेदी जी बैठे हैं, हमारे अपने सीमा बहन जी बैठी हैं, जितेंद्र भाई सुखाड़िया जी बैठे हैं। आप याद कीजिए, आपसे 10 साल पहले एक गरीब आदमी आता था और कहता था कि मेरा बाईपास का ऑपरेशन होना है, 2.5 लाख रुपए खर्च होने हैं, 2 लाख रुपए खर्च होने हैं, मैं नहीं खर्च कर सकता, मेरे कुछ व्यवस्था कीजिए। और आप मुख्यमंत्री जी के पास जाते थे। मैं 1998 में स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश का बन गया था। लोग मेरे पास आते थे, मैं कहता था भैया देखो 2.5 लाख तो नहीं दे पाऊंगा, 1.5 का इंतजाम कर देता हूं, बाकी 1 का इंतजाम खुद करो। कह तो देता था, लेकिन मन में टीस होती थी कि ये 1 का कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, मेरा 1.5 दिया हुआ भी बेकार हो जाएगा। मन में प्रश्न उठता था। मैं एमपी बना था, मेरा लिफ्टमैन मुझे 8वीं मंजिल से नीचे डेली लाता था। मैं हंसने खेलने वाला आदमी, हमेशा मुस्कुरा के शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग ऐसा कहता था। वो बड़े ढीले तरीके से जवाब दे देता था। मैं कहता था ये मुस्कुराता ही नहीं है। मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि भाई इसको हुआ क्या है, ये मुस्कुराता ही नहीं है। उसने बताया कि इसकी श्रीमती हार्ट की पेशेंट है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, ये चिंता में रहता है, इसलिए यह मुस्कुरा नहीं पाता। मैंने कहा तुम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर से अपना बिल बनवाओ, एस्टीमेट बनवाओ, जो खर्चा होगा सरकार से भी दिलाएंगे और खुद भी देने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन तुम्हारे जीवन में सुख लाएंगे। मैं ये आपको क्यों सुना रहा हूं? इसलिए कि मेरे मन में प्रश्न था, त्रिवेदी जी के मन में भी प्रश्न होगा, सुखाड़िया जी के भी मन में प्रश्न होगा। लेकिन 2014 तक हमको मोदी जी का इंतजार करना पड़ा। मोदी जी आए, उन्होंने मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनाया और कहा नड्डा गरीबों के बारे में सोचना और कुछ बड़ा सोचना। मैंने कहा जी गरीब लोगों का इलाज होना बड़ा मुश्किल है, क्या हम उनके लिए 2 लाख की 1 लाख की व्यवस्था कर सकते हैं? उन्होंने कहा अरे भाई, मैंने कहा बड़ा सोचना,
5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत देना है, 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत। और आज 50 करोड़ लोग, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, और ये कौन लोग हैं? रिक्शा वाला, फेड़ी वाला, रेड़ी वाला, ठेले वाला, सब्जी बेचने वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, रैग पिकर जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है, बाल काटने वाला हमारा बार्बर बाय प्रोफेशन, ऐसे 50 करोड़ लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया और उनको जीने का अधिकार दिया। ये 70 साल तक इंतजार करना पड़ा। इस अंधेरे से निकालने का काम और उजाले में ले जाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और ये हमारा आयुष्मान भारत क्या है? देखो, अमेरिका की आबादी 33 करोड़, फ्रांस की आबादी 6 करोड़, इंग्लैंड की आबादी 6 करोड़, कनाडा की आबादी 4 करोड़, इन सबको मिला लो तो 49 करोड़ होता है, और हम आयुष्मान भारत 50 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। ये हमारी ताकत है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और आपको खुशी होनी चाहिए कि आप जब 5 तारीख को बटन दबाएंगे तो अब 5 लाख रुपए सालाना नहीं मिलेगा, अब 10 लाख रुपए सालाना मिलेगा। गरीबों की चिंता समाप्त हो जाएगी। ये समझो आप, इसलिए ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप उनकी तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए कर रहे हो। और इसलिए ये जो आपका महत्वपूर्ण वोट है, मुझसे समझो कि क्या ताकत पैदा होती है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि डबल इंजन की सरकार है। यहां मुख्यमंत्री अमृतम योजना भी चल रहा है, 41 लाख परिवारों को आप यहां पर उसमें भी जोड़ रखा है। यानी गुजरात का कोई भी गरीब आदमी बिना हेल्थ कार्ड के नहीं है, उसको हेल्थ का कवरेज मिला है। यह हमको समझना चाहिए। मैं आपके सामने यह भी बताना चाहूंगा, आज राजकोट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाया, अटल जी ने 6 बनाए, मोदी जी ने 15 बनाए हैं, और गुजरात में भी एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया। और हम लोगों ने तय किया है कि 3 GIT, गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी बनाए, 4 गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाएंगे, और 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के तर्ज पर गुजरात सरकार मेडिकल कॉलेज बनाएगी और विकास के केंद्र को आगे बढ़ाने के लिए जाएगी। इसलिए मित्रों, ये किस तरीके से अंतर पड़ता है, ये भी हमको समझ लेना चाहिए। मैं आपके साथ यहां बैठा देख रहा हूं, आप लोगों ने किसी ने भी मास्क नहीं पहना है और बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं। अभी आपने चीन की खबर सुनी होगी, शी जिनपिंग की, वहां विद्रोह हो रहा है, लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन लग रहा है, और लॉकडाउन से लोग बाहर निकल रहे हैं। अभी भी जो बाइडेन बिना मास्क के नहीं घूमते हैं। यूरोप अभी भी कोरोना से लड़खड़ा रहा है, और आप और हम, मोदी जी ने 219 करोड़ डबल डोज, साथ में बूस्टर लगा करके कोरोना से हमको मुक्त कर दिया है और सुरक्षा कवच पहना दिया है। और ये मुफ्त में किया है, डबल डोज किया है, विथ बूस्टर किया है, और दुनिया का फास्टेस्ट और दुनिया का लार्जेस्ट हेल्थ कवर दिया है और वैक्सीनेशन प्रोग्राम दिया है। एक दिन में 2-2 करोड़ वैक्सीन हुए हैं, 219 करोड़ वैक्सीन लग चुका है, 130 करोड़ की जनता को सुरक्षा कवच पहना दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये, मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बोलता हूं, देखो आपकी उंगली में कितनी ताकत है, जब आप बटन दबाते हो तो क्या फर्क पड़ता है। मैं सुनाना चाहता हूं एक घटना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2020 के फरवरी में अपने पार्लियामेंट के ऑफिस में बैठे थे। उन्होंने कहा कि मुझे दिखता है कि यह कोरोना तंग करेगा, और उन्होंने कहा कि अगर 100 से ज्यादा पेशेंट कोरोना के हो गए तो मुझे सख्त कदम उठाना पड़ेगा। मैं सामने बैठा था, मैं कुछ नहीं समझ पाया था, लेकिन उन्होंने उसी समय समझ लिया था। और आपको मालूम है कि मार्च 24 को उन्होंने लॉकडाउन लगाया,
एक बार पहले रिहर्सल की। देश तैयार नहीं था कोरोना से लड़ने के लिए। उन्होंने 3 महीने में देश को तैयार किया, आइसोलेशन बेड की लंबी लिस्ट बना दी, हॉस्पिटल बना दिए और तैयारी कर दी ताकि हम लोग 130 करोड़ की जनता लड़ सके। मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं, इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को भारत में पहुंचने में 28 साल लग गए। इस देश में टेटनस की दवा को भारत में पहुंचने में 30 साल लग गए। इस देश में चेचक की दवा को पहुंचने में लगभग 25 साल लग गए। इस देश में, बतौर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं आपको, इस देश में जापानी बुखार की दवाई को पहुंचने में 100 साल लग गए। 1906 में जापान में दवाई बन गई, 2006 में भारत में आया। इस देश में पल्स पोलियो की 2 बूंद की खुराक और नेशनल प्रोग्राम बनने में 27 साल लग गए। लेकिन कोरोना 2020 की जनवरी में भारत में प्रवेश करता है। 2020 के अप्रैल में मोदी जी टास्क फोर्स बैठाते हैं और 2020 में भारत सरकार की तरफ से साइंटिस्टों को प्रोत्साहन देकर के पैसे देते हैं, आर्थिक मदद देते हैं, रिसर्च करो, और भारत 9 महीने में एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके तैयार हो जाता है। यह भारत की स्थिति बनती है। और आज हम 100 देशों को वैक्सीन दे चुके हैं। 48 देशों को 2.5 करोड़ वैक्सीन मुफ्त दे चुके हैं। अब भारत लेने वाला नहीं है, भारत देने वाला हो गया है। यह भी हमको समझ लेना चाहिए। आप बताइए, यूक्रेन की लड़ाई हुई, 23,000 बच्चे भारत वापस आए कि नहीं आए? उन्होंने बात की कि नहीं की थी पुतिन से? उन्होंने जेलेंस्की से बात की थी कि नहीं? प्रधानमंत्री जी ने लड़ाई रुकवाई थी कि नहीं रुकवाई थी? सेफ पैसेज दिलाया था कि नहीं दिलाया था? और तो और छोड़िए, दूसरे देश के भी बच्चे भारत का तिरंगा पहन लेकर के वो भी तर गए, वो भी निकल करके चले आए। यह स्थिति आकर के खड़ी हुई। मित्रों, मैं इसलिए आपको कहता हूं कि आपके हाथ में और उंगली में कितनी ताकत है, इसको समझो। आपकी बात सही जगह पहुंचा दी जाएगी। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि आप समझिए, मैं 1993-94 में एमएलए था। मेरा बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो मेरे पास आता था, बोलता था, नड्डा साहब एक खुशखबरी सुनानी है। मैंने कहा, यार कभी सुनाई तो है नहीं, आज कैसे आ गए? बोलने लगे, नहीं, हम लोगों ने तय किया है कि 2 पंचायतों में इंदिरा आवास योजना में आपको एक घर मिला है, बताइए किसको दें। मैं कहता था, आप ही रख लो जनाब, मेरे से ये नहीं बांटा जाएगा। 1 अनार 100 बीमार। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ 60 लाख मकान बन चुके हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। और उसमें से 15 लाख गुजरात में बने हैं और उसमें से 50,000 वडोदरा में पक्के मकान बन करके गरीबों को दिए गए। ये अंतर आता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दृष्टि से देखा जाए, 11 करोड़ 78 लाख लोगों, किसानों को 2-2 हजार रुपए प्रति 4 महीने पर मिल रहा है। और इसमें भी 66 लाख किसान गुजरात के हैं और 2,72,000 किसान वडोदरा के हैं, जिनको किसान सम्मान निधि के तहत उनको आर्थिक मदद मिल रही है। और डबल इंजन की सरकार है, इसलिए भूपेंद्र पटेल जी ने भी 15 लाख किसानों को ब्याज मुक्त कर देने का निर्णय किया है। 32,000 ट्रैक्टर देने का, सपोर्ट करने का निर्णय किया है। हमारी बहनें यहां बैठी हैं, आप सब लोग शहर में हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। मैं तो गांव से आता हूं। मेरे गांव में बहनें 5 बजे सुबह उठती हैं और 5 बजे जंगलों में जाती थी। और मैं पहाड़ से आता हूं, पहाड़ी क्षेत्र से, वहां जंगली जानवर भी होते हैं और उसमें चीते भी होते हैं, उसमें बाघ भी होते हैं और अटैक भी कर देते हैं। लेकिन हमारी बहनें, शूरवीर बहनें, जंगल में सुबह 5 बजे जाती थी, लकड़ी काट के लाती थी, फिर चूल्हा जलाती थी। फिर आपको पता नहीं होगा, हमारे यहां फूकनी से फूंक करके, और उसमें से धुआं उठता था, आंखों में लगता था,
200 सिगरेट के बराबर का धुआं फेफड़ों में लेती थी, तब खाना बनाती थी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 करोड़ सिलेंडर देकर और 11 करोड़ चूल्हे देकर अब हमारी बहनें टक से लाइटर जलाती हैं, 5 मिनट में चाय बनाती हैं, आधे घंटे में भोजन बनाती हैं और काम पर लोगों को लगा देती हैं। ये फर्क, ये सशक्तिकरण, इसको भी हमको समझना पड़ेगा। मैं आपके सामने ये इज्जत घर की बात करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान के तहत लाल किले के प्राचीर से चर्चा की और कहा कि हमको स्वच्छता में इज्जत घर बनाने हैं। कांग्रेस के लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री बने जो शौचालय की बात लाल किले के प्राचीर से करते हैं। ये कांग्रेस के वो लोग थे जिन्होंने इंडिया देखा था, भारत नहीं देखा था, जिनको भारत नहीं मालूम था। मालूम है कितने इज्जत घर बनाने पड़े? 11 करोड़ इज्जत घर बने, यानी 11 करोड़ बहनों को इज्जत से जीने का अधिकार दिया तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने दिया। ये हमको समझना चाहिए। ये सशक्तिकरण का तरीका है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि गुजरात में 41,60,000 इज्जत घर बने हैं और 2 लाख इज्जत घर आपके वडोदरा में बने हैं। इसका मतलब 2 लाख परिवार बिना शौचालय के, बिना इज्जत घर के वडोदरा में भी रह रहे थे। ऐसा परिवर्तन लाने का प्रयास हुआ है। और अगर मैं इंस्टीट्यूट की दृष्टि से बात करूं तो आपको गति शक्ति यूनिवर्सिटी, आपको वो कौन A295 एयरक्राफ्ट बनने की जगह वडोदरा में बनेगा वो एयरक्राफ्ट। ये विकास के नए नए आयाम। उसी तरीके से गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, IIT सूरत में, राजकोट में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, एक नए विकास का आयाम रखने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और उन्होंने गुजरात के विकास की नींव भी रखी है। यह भी मैं कहना चाहूंगा। ये जो आपके यहां ये जो अपना एयरक्राफ्ट बनने का जो आया, जो फैक्ट्री आई है, MSME सेक्टर अभी 5 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है। इस फैक्ट्री के आने के बाद यहां वडोदरा का MSME सेक्टर का टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, यह भी हमको समझना चाहिए। अगर मैं बल्क पार्क की बात करूं, जम्बूसर में बल्क पार्क बन रहा है, ड्रग बल्क पार्क बन रहा है, 2,500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 3,500 करोड़ रुपए का उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। इस तरीके की व्यवस्था होगी। इसलिए गुजरात हर दृष्टि से देखा जाए तो विकास के एक नए आयाम लिख भी रहा है, आगे बढ़ भी रहा है और उसको हमको आगे बढ़ाने के लिए हर दृष्टि से काम में जुटना है। इतना मैं जरूर कहूंगा। हाँ, ये भी मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात अगर मैं देखूं तो विकास के दृष्टि से नए आयाम को लिख रहा है और उसके दृष्टि से अगर मैं देखूं तो जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें भी आज तीव्र गति से आगे बढ़ने का काम हुआ है। 20 साल पहले की तस्वीर उठा करके देखें, आपके यहां बिजली की लोड शेडिंग होती थी, आपके यहां पानी नहीं आता था, आपके यहां कर्फ्यू लगा रहता था। मैं ठीक बोल रहा हूं? मैं ठीक बोल रहा हूं? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, ठीक बोल रहा हूं? मित्रों, एक समय था जब लोड शेडिंग का ये हाल था कि लोग निवेदन किया करते थे कि कम से कम भोजन करते समय तो लाइट आ जानी चाहिए, कम से कम न्यूज सुनने के समय तो लाइट आ जानी चाहिए। और आज गुजरात में 24 आवर्स क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी है और इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट बन गया है। पानी की दृष्टि से बूंद बूंद को तरसते थे, पानी की दृष्टि से लाइन लगती थी, लोग टैंकरों का इंतजार करते थे। और मुझे याद है एक तरीके का हंगामा होता था, 7 बजे पानी आएगा, 7 बजे पानी आएगा, 7 बजे पानी आएगा। पानी आ गया, आता पहले था, आता पीछे था, जाता पहले था। और आपको ऐसा लगता था जैसे मैंने भारत पाकिस्तान की लड़ाई जीत ली हो अगर आपने पानी भर लिया। आज आपके यहां 24 आवर्स वाटर सप्लाई है।
हर एक चैनल से वाटर सप्लाई पहुंचाया गया। 67% आपका वाटर का स्टोरेज, वाटर का लेवल बढ़ गया है, 67% बढ़ गया है। 6000 चेक डैम थे यहां, प्रधानमंत्री जी ने 1,60,000 चेक डैम बनाए हैं और पानी को पाइप से 100% वाटर कनेक्शन घरों तक पहुंचाने का काम गुजरात नंबर 1 पर खड़ा है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए विकास के नए आयाम स्थापित हुए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप सबसे आगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप सबसे आगे, हमारे फ्यूचर की दृष्टि से बिजनेस इंडेक्स में आप सबसे आगे। गुजरात हर दृष्टि से आगे जा रहा है। एक्सपोर्ट्स में गुजरात सबसे आगे। आपने इसको आगे रखना है कि नहीं रखना है? रखना है कि नहीं रखना है? तो 5 तारीख को सही जगह आपका उंगली से बटन दबना है। इसको आपने ध्यान में रखना है। आपको अपने हितों की रक्षा करनी है। और बालकृष्ण शुक्ला जी की जहां तक सवाल है, सवाल बालकृष्ण शुक्ला जी का नहीं है, सवाल वडोदरा के विकास का है, सवाल आपका है और आपके माध्यम से देश को आगे बढ़ने का है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि आपके यहां महीनों कर्फ्यू लगता था? लगता था कि नहीं लगता था? आज आपने, हमारे बच्चे अब जानते ही नहीं कि कर्फ्यू क्या चीज है। ये जो नई जनरेशन आई है इसको मालूम ही नहीं कि कर्फ्यू क्या है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई है। यहां पर आए दिन टेररिस्ट अटैक हुआ करते थे, होते थे कि नहीं होते थे? स्लीपर सेल एक्टिव था कि नहीं था? अब हम लोगों ने तय किया है एंटी रेडिकल सेल भी बनाएंगे और स्लीपर सेल को समाप्त भी करेंगे और गुजरात को सक्षम और अच्छी तरीके से समाज का सबका साथ लेकर चलने वाला गुजरात आगे बढ़ाएंगे। उसी तरीके से अगर मैं आदिवासी भाइयों के लिए बात करूं, 1 लाख करोड़ रुपए रखा है सिर्फ उनके विकास के लिए। किसानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात करेगा। 25,000 करोड़ रुपए की हम इरिगेशन लाएंगे, हम सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। और उसी तरीके से बहनों के लिए किंडरगार्टन से लेकर के केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। 9वीं क्लास से 12वीं क्लास के बीच में बच्चियों को साइकिल दी जाएगी और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चियों को, जो गरीब घर से होंगे, उनको स्कूटी का प्रबंध किया जाएगा, उनके विकास के लिए काम किया जाएगा। बुजुर्ग महिलाओं के लिए बस में जाने के लिए फ्री व्यवस्था की जाएगी। इस तरीके से विकास के एक नए आयाम जोड़ने का प्रयास हुआ है। महिला सशक्तिकरण हो, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए 5 साल में 1 लाख सरकारी नौकरी रखी जाएगी। युवाओं के लिए 20 लाख रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। ये 5 साल में हम करने वाले हैं। इसलिए मित्रों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। हम बालकृष्ण जी को जानते हैं, शुक्ला जी को। आप मेयर भी रहे हैं, एमपी भी रहे हैं, आपने कई तरीके से सेवा की है, प्रदेश के आप पार्टी के महामंत्री भी रहे हैं। अब आप यहां से रावपुरा से आप विधायक के प्रत्याशी हैं, आपके लोकप्रिय प्रत्याशी हैं। इनको आप समर्थन देंगे, ताकत देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। ताकत मिलेगी ना? मिलेगी ना? एक बात मैं और कह देना चाहता हूं। ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, पता नहीं किसको जोड़ने के लिए निकली हुई है। पार्टी तो जुड़ती नहीं है, देश जोड़ने चले हैं। टेररिस्टों के साथ हमदर्दी रखते हैं। जेएनयू में नारा लगता है, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल कौन है? पार्लियामेंट पे अटैक करने वाला टेररिस्ट है, मास्टरमाइंड है। और राहुल गांधी जेएनयू जाकर के कहते हैं मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हूं। ये अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। मतलब अफजल के कातिल कौन हुए? सुप्रीम कोर्ट का जज। अफजल का कातिल कौन हुआ? भारत का राष्ट्रपति, जिसने तय किया कि ये जो फांसी है ये सही फांसी है। तो और राहुल गांधी उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं और वहां नारे लगते हैं, भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे भारत को तोड़ने वाले आजकल जोड़ने निकले हैं। इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। यहां बताओ, गुजरात में आए थे तो साथ में मेधा पाटकर थी कि नहीं थी? मेधा पाटकर जी थी कि नहीं थी?
ये कौन है मेधा पाटकर, जिसने सरदार सरोवर डैम को 15 साल बनने से रोका? ये कौन है मेधा पाटकर, जिसने सरदार सरोवर डैम के दीवार को ऊंचा उठाने से रोका? और मोदी जी को आपने अपने बटन दबा करके आपने वडोदरा से उस समय सांसद बनाया, वो प्रधानमंत्री बने, 17 दिन के अंदर 17 मीटर ऊंचा का ऑर्डर दे दिया गया और सरदार सरोवर डैम को बढ़ा दिया गया और आज घर भर पानी पानी पहुंचने का इंतजाम हो गया, इसकी व्यवस्था की गई। ऐसे मेधा पाटकर के साथ चलने वाले लोगों को ये भारत जोड़ेंगे क्या? ये गुजरात जोड़ेंगे क्या? एक और पार्टी आई है आजकल, कागज पे लिख लो, देख लो, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं आपको इनका रिकॉर्ड सुनाना चाहता हूं। बनारस गए थे चुनाव लड़ने, पिट कर आए, पिट के माफी मांगी, कानों को हाथ लगाया कि अब नहीं जाएंगे। फिर गए उत्तर प्रदेश लड़ने, 350 सीटें लड़ने गए थे, 349 सीटों पर जमानत जब्त करा करके आए। फिर गए लड़ने उत्तराखंड, 59 सीटों पर चुनाव लड़ा, 70 सीटें हैं, 59 सीटों पर चुनाव लड़ा, 65 सीटों पर जमानत जब्त करा गए। फिर गए और वहां का जो चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट है ना, वो आजकल हमारा प्रचार कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए। और गोवा लड़ने गए, 40 सीटें हैं, 39 सीटों पर चुनाव लड़ा, 35 सीटों पर जमानत जब्त करा करके आ गए। और मेरी बात नोट कर लेना, हिमाचल में 67 सीट पर चुनाव लड़ा है, 67 की 67 सीट पर जमानत जब्त होगी, ये आपने ध्यान रखना। और मित्रों, यहां भी आपने ऐसा ही करना है, मुझे पूरा विश्वास है, यही आपको ध्यान में आएगा। ये बैनर बेस्ड पार्टी है, पंजाब का एडवर्टीजमेंट लेके गुजरात में आ जाते हैं, दिल्ली का एडवर्टीजमेंट लेकर के गुजरात में आ जाते हैं। अरे भाई, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई, क्या काम तुम्हारा? लेकिन हर तरीके से राजनीति घुमाने का काम करते हैं। इनको भी सबक सिखाने का काम 5 तारीख को आपने कमल के निशान पर बटन दबाकर इनको मुंह तोड़ जवाब देना है, इसकी आपने तैयारी करनी। आपने आजकल देखा है ना चैनल पर, कट्टर ईमानदार कहां मिलते हैं? तिहाड़ जेल में। क्या कराते मिलते हैं? मसाज सेंटर में। देखा है कि नहीं देखा है? देखा है ना? ये है कट्टर ईमानदार। शराब का घोटाला, स्कूल का घोटाला, आपने कभी बाथरूम का और क्लासरूम का ठेका एक ही दाम पर देखा है क्या? दिल्ली में एक ही दाम पर 36 करोड़ का बाथरूम भी, 36 लाख का बाथरूम भी और 36 लाख का क्लासरूम भी। ये भ्रष्टाचार कर रखा है। 58,000 करोड़ रुपए का ऑडिट नहीं कराया है। सीएजी ने 17 चिट्ठियां लिख दी हैं। ऐसे लोग चाहिए गुजरात में क्या? ऐसे लोग चाहिए गुजरात में क्या? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, ऐसे लोग चाहिए क्या? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दें, बालकृष्ण शुक्ला जी को आप भारी मतों से भेजें और एक सही संदेश देश में भी आप भेजें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय गुजरात।